नमस्कार। ऑरेंज वायर में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी बात रखूंगा यूसीसी के ऊपर। पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा हो रही है और हमेशा की तरह जैसा आप सबको भी उम्मीद होगा कि मुस्लिम समुदाय इसका विरोध करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि जिसे श्रीमती गांधी ने किसी समय मुस्लिम समुदाय का ठेकेदार बनाया था यहाँ भारत में, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जो बात थी वो विधि आयोग को पहुँचाया है और उसमें उसने साफ साफ कहा है कि शरीयत कानून के अंदर किसी भी तरह की दखलंदाजी को हम अपने मजहब में दखलंदाजी मानेंगे और इसलिए यूसीसी का हम विरोध करते हैं। यूसीसी हमें नहीं चाहिए। अब जाहिर है यूसीसी केवल उनके जीवन से जुड़ा हुआ है जो उनके मौज मस्ती शादी ब्याह को लेकर है और आप सबको मालूम है कि उनमें किन किन बातों से उनको दिक्कत होने वाली है यूसीसी के हटने से, यूसीसी के आने से, और उसका वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये विरोध इतना ऊपरी सतह पे नहीं है जितना काफिर समाज समझता है। शरीयत इस्लाम का वो कानून है जो किसी भी काफिर समुदाय के लिए प्रजातांत्रिक देश का संविधान है। तो जब कोई मुसलमान या मुस्लिम संगठन, इस्लामिक संगठन ये कहता है कि हम अपने जीवन का हिस्सा जो है इस्लामिक कानून के हिसाब से चलाएंगे, शरीयत के हिसाब से चलाएंगे, ना कि आपके कानून के हिसाब से, या जिस देश में वो रह रहा है उस देश के कानून के हिसाब से वो चलना चाहेगा, तो ये सीधा सीधा उस देश के संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती है। लेकिन चूँकि ये मजहब के खोल के अंदर कहा जाता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के और छोटे इस्लामिक ड्रेस पहन के एक ऐसा भाव रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि लगता है कि ये बिल्कुल ही मजहबी और धार्मिक चीज़ है, इसका कानून से या फिर आपके दिनचर्या से कोई लेना देना नहीं है। सामाजिक व्यवस्था जो है, पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, उसका जो कानूनी पहलू है उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा आभास क्रिएट करता है, ऐसा भ्रम क्रिएट करता है मजहब के नाम पे। और चूँकि काफिरों के बृहत्तर बहुमत काफिरों को बिल्कुल पता नहीं है कि इस्लामिक शरिया के भीतर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके कानून क्या कहते हैं और उसके कानून लागू होने से काफिरों के जीवन पे क्या प्रभाव होने वाला है, ये भी उसे पता नहीं है। शरीयत यदि कहीं लागू होता है तो इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि वो केवल मुसलमान के जीवन को ही प्रभावित करता है या इस्लाम के फॉलोअर उस कानून का पालन करने के लिए केवल है। नहीं, उस जीव जिस भूखंड पे रहेगा, जिस भूखंड पे, जिस समाज के जिस हिस्से में शरीयत कानून लागू होगा, वहाँ रहने वाले काफिरों के ऊपर भी वो उतना ही प्रभावी होगा जितना मुसलमान के ऊपर। और काफिर यदि उस शरीयत कानून के अनुसार नहीं चलेगा तो उसे ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये चुनौती उसी रूप में है। काफिर अपने संविधान का पालन करना चाहेगा, मुसलमान बोलेगा नहीं, हम शरीयत से चलेंगे। ये जो एक टकराव की स्थिति है स्वाभाविक है। ये इस्लाम इसी टकराव के लिए बना हुआ है। इस्लाम का काफिर समाज से कोई लेना देना नहीं है, कोई उसमें सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता है जो उनका कानून है और जो काफिरों का प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित संविधान है। काफिर समाज को ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझना होगा, इसके अध्ययन करना होगा कि ये शरीयत कानून की बार बार को पकड़ के क्यों रखना चाहता है मुसलमान। इसी के अंदर इस्लाम के पॉलिटिकल, राजनीतिक इस्लाम के रूप में यही है, विशुद्ध राजनीतिक इस्लाम यही है, पॉलिटिकल इस्लाम यही है। और इसी टूल के माध्यम से, इसी यंत्र के षड्यंत्र के माध्यम से, इसी एक सामाजिक योजना के माध्यम से पूरे विश्व में इस्लाम का एक्सपेंशन करना है। जो अभी तक इस्लाम का एक्सपेंशन होता आ रहा है वो इसी तरह होता आ रहा है। आपके सामने अभी जो यूरोप फॉल हो रहा है, जो अमेरिका में घटनाएं हो रही है,
वो सब सरिया कानून, हमारी पहचान, हमारा मजहब, इन्हीं चीज़ों को लेके वो आगे बढ़ते हैं और प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित कानून को चुनौती देते हैं और उसी कानून के भीतर एक और कानून बनाते हैं जो इस्लामिक कानून होता है। और फिर धीरे धीरे इसका बहुत धीमी गति से दबे पांव एक्सपेंशन होता जाता है और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि काफिर एकदम से वो मॉरली डिफीट हो जाता है और इस्लाम वहाँ जीत जाता है। यही प्रक्रिया चलता चला आ रहा है आज जो यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में और भारत में हो रहा है। भारत के अन्य हिस्सों में जो आपने देखा बिल्कुल यही पैटर्न है। अभी बांग्लादेश से हिंदू गायब हो रहे हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न पे गायब हो रहे हैं। जितने भी इस्लामिक देश हैं, 3 देश इसी शरिया कानून के तहत काफिरों का संपूर्ण विनाश करने में लगा हुआ है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडोनेशिया। बांग्लादेश में VPA कानून है, वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट। पाकिस्तान में EPA कानून है, एनिमीज प्रॉपर्टी एक्ट। और इंडोनेशिया में एक ऐसा कानून है जो काफिरों के वहाँ रहने वाले काफिरों के अधिकार को बिल्कुल कम कर देता है और सारे अधिकार मुसलमानों को दे देता है। कानूनी संवैधानिक रूप से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ शरिया की बात नहीं है, बट ये कानून जो बना है शरिया के रोशनी में बना है, शरिया के आधार पे बना है, उससे सीख लेके बना है। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये विरोध कोई साधारण विरोध नहीं है। ये रूटीन में इसलिए है कि वो इस्लाम का फॉलोअर है। वो हमेशा जब भी उसके सामने कोई ऐसा बातचीत आएगी, कोई ऐसी सिद्धांत ऐसा रखा जाएगा, उसका विरोध यही होगा और यही होना चाहिए। उसका मजहब यही कहता है, उसके मजहब के विस्तार का यही बीज है और वही उसका अंतिम लक्ष्य भी है, घोषित लक्ष्य भी है। लिखित रूप से ये लक्ष्य है कि इस्लाम को पूरे विश्व पे छा जाना है, पूरे विश्व पे इस्लाम का कब्जा हो जाना है। और इसी के लिए इतने तरह के कानून को वो अपने समाज में बनाए रखता है और उसको समाज को एक करके रखता है और जब मर्जी काफिरों को किसी भी तरह से डील करता है। ये इस तरह के व्यवहार जो भारत में मिलते हैं या कहीं भी मिलते हैं, ये इस्लाम का राजनैतिक चरित्र है, इस्लाम का पॉलिटिकल स्वरूप है। काफिर समाज को अपने मन में ये पूरी तरह से गांठ बांध लेना चाहिए कि इस्लाम के इस पॉलिटिकल चरित्र से जब तक वो नहीं लड़ेगा बौद्धिक रूप से, तब तक उसके अस्तित्व के ऊपर इस्लाम के एक्सपेंशन का, इस्लाम का जो ये औपनिवेशिक चरित्र है उसका खतरा बना रहेगा। इसलिए काफिर समाज से मेरा अनुरोध है वो इस बात को गंभीरता से लें, इसके अध्ययन करें, इसके बारे में जानें, समझें और अपने आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए इस विचारधारा के खिलाफ एकजुट होकर स्पष्टता के साथ बौद्धिक स्तर पे खड़े हों और इससे आँख में आँख मिलाकर इससे लोहा लें। धन्यवाद दोस्तों, आज के अंक में इतना ही।